नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर नजर डाल रहे हैं जहां दो शक्तिशाली शासकों की टक्कर हुई और जिसने आप कह सकते हैं भविष्य की दिशा ही बदल दी। जी हाँ। हम बात कर रहे हैं 12वीं सदी के आखिर की और हमारे केंद्र में है अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ। देखिए, जो जानकारी हमारे पास है वो ये बताती है कि ये वो समय था जब भारत कई राज्यों में बटा हुआ था और चौहान वंश मतलब चौहान राजघराना इसके पृथ्वीराज तृतीय एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहे थे। हाँ, बहुत कम उम्र में उन्हें शासन मिला था। बिल्कुल, महज 13 साल की उम्र में ही वो सिंहासन पर बैठे और जल्दी ही उन्होंने अपनी धाक जमा ली। उनकी बहादुरी के तो खैर कई किस्से हैं, पर खासकर उनकी तीरंदाजी वो कमाल की थी। कहते हैं शब्दभेदी बाण चला सकते थे। हाँ, ये बात बहुत मशहूर है। मतलब सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगाना, ये सुनने में ही कितना अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल। और ये काबिलियत सिर्फ मतलब कहानी नहीं होगी, शायद उनकी सैन्य रणनीति का भी एक हिस्सा रही होगी। लेकिन हाँ, उसी दौर में पश्चिम से मतलब अफगानिस्तान के गौर इलाके से एक और महत्वाकांक्षी शासक, वो भी अपनी नजरें भारत पर गड़ाए हुए था, सुल्तान मोहम्मद गोरी। अच्छा। और गौरी का मकसद सिर्फ लूटपाट नहीं था, वो अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था और उसके लिए उत्तर भारत के मैदान ये बहुत अहम थे। तो मतलब एक तरफ पृथ्वीराज का बढ़ता हुआ साम्राज्य और दूसरी तरफ गौरी की ये विस्तारवादी सोच। जी। टकराव तो फिर होना ही था। बिल्कुल। चलिए, तो फिर इस टकराव के जो अहम पड़ाव रहे और उसके क्या नतीजे निकले, उसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, तो पहला बड़ा आमना सामना जो हुआ वो था 1191 में तराइन के मैदान में। पृथ्वीराज ने क्या किया कि कई राजपूत सरदारों का एक मजबूत गठबंधन एक तरह से तैयार किया। उनकी सेना में हाथियों का बहुत प्रभावी इस्तेमाल था और भारी घुड़सवार सेना भी थी। इन्होंने गौरी की सेना पर जबरदस्त हमला किया। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि इस लड़ाई में गोरी तो बुरी तरह जख्मी भी हो गया था, उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो पृथ्वीराज के लिए एक बहुत बड़ी जीत रही होगी, जाहिर है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत थी और ये राजपूतों के आत्मविश्वास के लिए, उनके हौसले के लिए एक आप कहिए टॉनिक जैसा था। पृथ्वीराज की प्रतिष्ठा तो खैर आसमान पर पहुंच गई, उन्हें गोरी का विजेता तक कहा जाने लगा। लेकिन गोरी उन शासकों में से था जो हार से सीखते थे। वो चुप बैठने वालों में से नहीं था। अच्छा, तो मतलब वो वापस आया। हाँ, और यही कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है ना? गोरी अगले ही साल 1192 में पूरी तैयारी के साथ एक नई रणनीति के साथ वापस लौटा। अच्छा, इस बार क्या अलग था? पहले से क्या बदला उसने? बहुत कुछ। गोरी ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी थी। पिछली बार की तरह आमने सामने की भारी टक्कर से वो बचा। इस बार उसने अपने फुर्तीले तुर्क घुड़सवार तीरंदाजों का इस्तेमाल किया। ये बड़े माहिर थे। अच्छा, घुड़सवार तीरंदाज। हाँ, ये क्या करते थे कि दूर से ही राजपूत सेना पर लगातार तीरों की बौछार करते, उन्हें परेशान करते और जैसे ही राजपूत सेना पास आती, ये तेजी से पीछे हट जाते। हाँ। ये जो हिट एंड रन की रणनीति थी, इसने राजपूत सेना, जो कि आमने सामने की मतलब सीधी लड़ाई के लिए ज्यादा अभ्यस्त थी, उनके अनुशासन को तोड़ दिया। तो मतलब उनकी जो भारी घुड़सवार सेना थी या हाथी थे, वो इन तेज तरार हमलावरों के सामने उतने कारगर नहीं रहे। बिल्कुल, खासकर जब दुश्मन दूर से हमला कर रहा हो और पकड़ में ना आ रहा हो। रणनीति का ये बदलाव बहुत निर्णायक साबित हुआ। तो फिर नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि राजपूत बहुत बहादुरी से लड़े, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये बिखराव और ये बदलती रणनीति, इसके सामने वो टिक नहीं पाए। अच्छा। तराइन की दूसरी लड़ाई में उनकी हार हुई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। ओह, अब यहाँ पर थोड़ा सा मतलब चीजें स्पष्ट नहीं है शायद। उनके अंत को लेके दो अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि दो अलग अलग रिवायतें हैं, दो संस्करण हैं। एक तो ऐतिहासिक विवरण है और दूसरी एक कहानी जो बहुत ज्यादा मशहूर है। सही कहा। ज्यादातर जो ऐतिहासिक सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि बंदी बनाए जाने के कुछ समय बाद ही पृथ्वीराज को मार दिया गया था और इस घटना ने ही उत्तर भारत में तुर्क शासन की स्थापना का रास्ता खोला, जिसे हम बाद में दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर के रूप में जानते हैं। ठीक है, लेकिन वो दूसरी कहानी जो शायद ज्यादा लोगों ने सुनी होगी, वो चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो से आती है ना? बिल्कुल वही पृथ्वीराज रासो, जो कि एक महाकाव्य है और इस कहानी का सबसे प्रसिद्ध स्रोत भी है, वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। उसके अनुसार गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया, वहां उन्हें अंधा कर दिया गया।
बाद में कहते हैं कि चंद बरदाई भी किसी तरह वहां पहुंचे और उन्होंने सुल्तान को पृथ्वीराज की वो जो शब्दभेदी बाण चलाने की कला थी उसके बारे में बताया, शायद उकसाया। अच्छा। फिर एक प्रदर्शन रखा गया और चंद बरदाई के कुछ सांकेतिक दोहे, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस इशारे से कहते हैं पृथ्वीराज ने सिर्फ गोरी की आवाज की दिशा में तीर चलाया और उसे मार गिराया। कमाल है। हाँ, और इसके तुरंत बाद पकड़े जाने और अपमान से बचने के लिए चंद बरदाई और पृथ्वीराज दोनों ने एक दूसरे के प्राण ले लिए। ऐसी कहानी है। ये कहानी तो मतलब वीरता और त्रासदी दोनों से भरी हुई है, लेकिन जैसा आपने कहा ये काव्यात्मक वर्णन है, ऐतिहासिक तथ्य शायद कुछ और हो। हाँ बिल्कुल। पर इस कहानी ने पृथ्वीराज की छवि को एकदम अमर बना दिया है। निश्चित रूप से। और यहीं पर इतिहास और लोक स्मृति का या कहिए किंवदंती का फर्क साफ दिखता है। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो तराइन की दूसरी लड़ाई एक निर्णायक मोड़ थी जिसने भारत में सत्ता का समीकरण बदला। लेकिन रासो की कहानी ने पृथ्वीराज को एक ऐसे नायक के रूप में स्थापित किया जो हारने के बाद भी, अपमानित होने के बावजूद अपने दुश्मन से बदला लेता है। उन्हें अक्सर दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है, एक ऐसे प्रतीक के रूप में जो विदेशी आक्रमणकारी के सामने झुका नहीं। उनकी छवि राजपूत शौर्य और प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। तो संक्षेप में देखें, हमने ये समझा कि कैसे पृथ्वीराज एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे, कैसे उन्होंने तराइन में घोरी का सामना किया, पहली लड़ाई जीती भी, हाँ, जीती, लेकिन दूसरी लड़ाई में रणनीति के फेर में हार गए। और फिर उनके अंत को लेकर जो 2 अलग-अलग धाराएं हैं, एक ऐतिहासिक और दूसरी पौराणिक या काव्यात्मक, वो आज भी मौजूद है। बिल्कुल। और ये दोनों धाराएं मिलकर ही उनकी विरासत को इतना जटिल और दिलचस्प बनाती हैं। वो इतिहास के एक महत्वपूर्ण शासक थे जिनके पतन ने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी, और साथ ही वो लोक कथाओं और साहित्य के एक अमर नायक भी हैं जिनकी वीरता की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। किसी भी ऐतिहासिक हस्ती की हमारी समझ को गढ़ने में तथ्यात्मक इतिहास और लोकप्रिय किंवदंतियों का कितना हाथ होता है? ये बहुत अहम सवाल है। जब तथ्य शायद पूरी तरह से स्पष्ट ना हो या विवादित हो, तो क्या ये कहानियां ही हैं जो उस व्यक्ति की याद को ज्यादा ताकत से जिंदा रखती हैं? इस पर जरूर सोचेगा।